सानवी की शादी को अभी 7 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। आदित्य ने पहले ही दिन सानवी को बता दिया था कि वह रिया नाम की लड़की से प्यार करता है और वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। सानवी सुहाग सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। वह आने वाले सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। आदित्य को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि आदित्य उसके सामने बैठकर घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, कुछ उसके बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन आदित्य ने कमरे में आते ही बड़े ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। आदित्य ने अपने मन की बात सानवी से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिसे मैं जीवन साथी बनाकर लाया हूँ उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। पति के इस व्यवहार से सानवी के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चा देने की बात सुनकर सानवी को समझ आ गया कि आदित्य शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। उसने अपना घूंघट उठाया और आदित्य से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब तक के अनूठी बातों के कारण रिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी। तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं कभी भी तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, समझी? उन्हें क्या लगता है, शादी कराकर रिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे रिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। सानवी ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता ये सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। आदित्य बिना बोले करवट लेकर आंखें मूंद ली। सानवी भारतीय संस्कृति में पढ़ी पढ़ी थी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। सानवी नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्य वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि आदित्य जैसा कहेगा वह वही करेगी। इस तरह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे पर आदित्य ने सानवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार सानवी आदित्य से बात करने की कोशिश करती पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। आदित्य जितना बेरुखी से बात करता, सानवी का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। आदित्य के बिना सानवी के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। सानवी को विश्वास था कि वह आदित्य को एक दिन पालेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती थी। कई बार आदित्य की मां सानवी को उदास देखकर पूछ लेती, आदित्य का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है? दोनों में सब ठीक चल रहा है ना? सानवी आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन में हाँ हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच के कारण वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 8 महीने और निकल गए। आदित्य तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ, लेकिन सानवी अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। सानवी का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। आदित्य की आए दिन रात को बाहर रहने के कारण सानवी परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह गलत रिश्ते में तो नहीं है, हो सकता है वह लड़की ठीक ना हो। यही सोचकर एक दिन सानवी ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
हाँ बोल बेटी, सास ने कहा। सानवी बोली, माँ जी, हमारी शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन यह मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी जैसे कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। बेटा, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। सास ने कहा, नहीं माँ जी, उन्हें मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे कराई है। सानवी की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन सानवी का सब टूट चुका था। अपनी जिद में उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी बहू ना बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। सानवी अपने आंसू रोक ना सकी। उसकी बात सुनकर ससुर जी कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी, थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। सानवी ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। कभी कभी मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा, जहाँ 8 महीने काट लिए, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे उससे। अगले दिन सानवी बाजार जा रही थी, तभी उसने देखा कि आदित्य एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक सकरी सी गली के छोटे से घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। सानवी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा रही थी, पर रुक गई। दोनों की हंसी सुनकर वह बेचैन हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या दोनों के बाहर आने का इंतजार करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ देख पाना मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि रिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की लड़की थी। आज रिया को अपने पति के साथ देख सानवी अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह संसार की सबसे क्रूप महिला हो, जो अपने पति को ना पा सकी। काफ़ी देर तक सानवी घर के बाहर खड़ी रही, उसके आने का इंतजार करती रही। उसके मन ही मन सोच लिया था कि आज वह रिया से अपने पति को वापस मांगेगी, साफ साफ उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों हंसते हंसते बाहर आए। आदित्य सानवी को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। सानवी ने उसकी तरफ देखा। अरे, तुम मुझे पहचानते हो? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। सानवी भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली। कभी बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? आदित्य ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? आदित्य ने कहा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, सानवी ने जवाब दिया। आदित्य बोला, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? सानवी अपने आंसुओं को रोक ना सकी। तुमको मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही है? आदित्य बोला। मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हमारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं, तो कपट कैसा? सानवी बोली। अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार ना पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं है। आज सानवी सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज वह अपना हक लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन सानवी को किसी का कोई डर नहीं था। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, सानवी ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन आदित्य ने सानवी की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। सानवी रोते रोते रिया से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरा पति, मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने के लिए? रिया के चेहरे पर
जीत की खुशी थी। सानवी को तड़पते देख वह खुश थी। उसने सानवी पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम ये चूड़ियां पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। सानवी के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। कुछ सोचकर उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और अपने हाथों से अपनी सुहाग की चूड़ियां उतारकर उसी पर रख दी। आदित्य ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या है? सानवी ने कहा, ये सुहाग की चूड़ियां पति के जीवित होने की निशानी होती है। मेरे लिए ये चूड़ियां सुहाग का स्वरूप है और मैं सुहागन विधवा हूँ। सानवी की हालत देख लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल रिया ने बड़ी बेसब्री से वह चूड़ियां उठाई और कहा, इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और आदित्य का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। सानवी वहीं बैठे अपने सूने हाथों को देख रही थी। रिया की यह हरकत आदित्य को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? सानवी का निस्वार्थ प्रेम सही था, वह गलत नहीं थी, लेकिन रिया और मैं सानवी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार आदित्य को महसूस हुआ कि सानवी रिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार आदित्य ने सानवी के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर बहुत दुखी था। उसी रात आदित्य घर आता है। सानवी मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती है। आदित्य हैरानी से सानवी से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा तुम अपने घर जा चुकी होगी। सानवी बोली, मेरा घर? मेरा कौन सा घर? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठकर विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर नहीं होते, मायके में रहती है पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पली लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं। आदित्य चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सानवी के बारे में सोचने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्त्रियों का जीवन बहुत कठिन है। सानवी सही कह रही थी, जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी ना दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर सानवी से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। सानवी ने तो बेटी बहू और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया और मैं ना अच्छा बेटा बन सका ना अच्छा पति। अब इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन रिया का व्यवहार सानवी के प्रति अच्छा नहीं था। सानवी में कितनी करुणा थी, लेकिन रिया का व्यवहार इतना रूखा था। वह असमंजस में था कि वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने सानवी का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए रिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और रिया ने कितनी बेशर्मी से उसकी सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे सानवी को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों सानवी का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सानवी आज भी दो घरों की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। सानवी की जगह अगर रिया होती तो वह कभी सहन नहीं करती। रिया और सानवी दोनों आज की आधुनिक महिलाएं हैं, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ कि सानवी से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। आदित्य रात भर सानवी के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंखें लग गई। जब वह सुबह उठा कमरे से बाहर आया तो सानवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, सानवी कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात को तुम्हारी बातें सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे सानवी के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वहीं जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया हो, उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी, वह हीरा थी। लेकिन तेरी आंखें बंद थी। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर उसको अहमियत दे रहा था। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला किया है कि उसके पिता को वह सारी
धनराशि दूंगा जो उन्होंने सानवी की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है, बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने सानवी का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की थी, इसलिए वह सुबह अपने मायके चली गई, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दी गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। आदित्य जल्दी से उसको खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। आदित्य जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। लेटर पढ़ते ही आदित्य फफक कर रोने लगा। माँ, मैंने सानवी के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। मैं रिया के व्यवहार को देखकर कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मैंने सानवी को खो दिया। माँ बोली, नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही वह घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा, हमारी बहू को वापस ले आ। आदित्य जल्दी से गाड़ी निकालकर सानवी को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ा है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में सानवी दिखाई पड़ती है। आदित्य तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। आदित्य सानवी से कहता है, सानवी, तुम मुझे बिना बताए जा रही थी। सानवी आदित्य को देखकर हैरान थी। आदित्य ने अपनी बात दोहराई। सानवी ने भी जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। आदित्य ने सानवी पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी टैक्सी से बाहर आओ। सानवी बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। यह देख आदित्य ड्राइवर को पैसे देते हुए सानवी का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर अपनी कार में बिठा लेता है। सानवी ने गुस्से से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? आदित्य बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। सानवी ने कहा। आदित्य बोला, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ, सानवी ने जवाब दिया। आदित्य बोला, सानवी, मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। रिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उसने रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। आदित्य सानवी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का स्वरूप कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी रिया के घर की तरफ मोड़ दी। सानवी ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है? आदित्य बोला, हाँ, लेकिन मैं रिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? सानवी ने पूछा उससे। तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए, आदित्य ने जवाब दिया। सानवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। आदित्य सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए रिया के घर पहुंचता है। अंदर हंसी की बहुत आवाज़ आ रही थी। आदित्य अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों में लग रहा था जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रच रहा हो, इसलिए वह बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर जाता है तो देखता है कि रिया अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर सानवी की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी है। रिया की माँ हाथ में सानवी के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। रिया बोली, वह सानवी बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। राधिका, तूने देखा नहीं कैसे रो रो कर वह मुझसे सुहाग मांग रही थी? मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। राधिका ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसा चलेगा? आदित्य भी तो इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं, कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है आदित्य, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसे निकालो। वहाँ बैठे सभी लोग आदित्य पर हंस रहे थे। आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी
जायदाद, उसका सारा रुपया मेरा ही होगा, रिया ने कहा। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। सोफे पर बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। रिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहने से पहले ही उसका ध्यान आदित्य पर पड़ गया। आदित्य को देखते ही अंदर बैठे लोग सब घबरा गए। आदित्य भी उनकी बातों को सुनकर शन रह गया। उसे रिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना ही कभी उस पर शक किया। आदित्य समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह रिया से कहता है, मैं तो कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूं, इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया हूं। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी, मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। रिया, मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊँगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। रिया वास्तव में सोने की चूड़ियाँ वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग आदित्य को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। आदित्य वहाँ से भागता है और कार में जाकर बैठ जाता है। आदित्य सानवी को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। सानवी घबराकर आदित्य से पूछती है, ऐसा रिया के घर में क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना है? गाड़ी स्टार्ट करते हुए आदित्य बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा, रिया ने धमकी दी। तब तक सानवी पुलिस को फ़ोन लगा चुकी थी। मामला बिगड़ता देख रिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन सानवी रिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। आदित्य से पूरा मामला जानकर पुलिस रिया और उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है। आदित्य अपनी पत्नी सानवी की सुहाग की चूड़ियां लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर आदित्य के माता पिता चिंता में बैठे थे, तभी सानवी और आदित्य आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आदित्य बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। आदित्य की माँ अपनी बहू शानवी को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। आदित्य अपने हाथों से चूड़ियां पहनाता है और सिंदूर लगाकर शानवी को चुनरी ओढ़ाता है। शानवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत, उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं। धन्य है नारी जो माफ़ करने का जज्बा रखती है। यह जज्बा पुरुष में कम दिखाई देता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।